हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पिकार्ड थ्योरम। पिकार्ड थ्योरम और बेसिकली हमारी ओपन मैपिंग थ्योरम या लेबनीज थ्योरम, तीन चार थ्योरम हमारी आएंगी। वो बेसिकली बताएंगी कि किस कंडीशन में हमारा फंक्शन नॉन कांस्टेंट होगा और किस फंक्शन में हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले पिकार्ड थ्योरम देखते हैं। आ नॉन कांस्टेंट फंक्शन कैन ओमिट एट मोस्ट वन पॉइंट। जो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन इंटायर है और नॉन कांस्टेंट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट को छोड़ सकता है। ओमिट का मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट को छोड़ सकता है। तो हमें सिंपली ध्यान क्या देना है, यदि हमारा कोई फंक्शन इंटायर है और नॉन कांस्टेंट है तो वो एक से ज़्यादा पॉइंटों को नहीं छोड़ सकता। और यदि कोई फंक्शन हमारा एक से इंटायर होते हुए भी एक से ज़्यादा पॉइंटों को छोड़ रहा है तो वो हमेशा हमेशा कौन सा फंक्शन हो, हमारा कांस्टेंट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ई की पावर जेड। ई की पावर जेड जो है हमारा जीरो को छोड़ के एक इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती, उसके अलावा हर एक पर ये हमारी इसकी रेंज में हर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यानी कि जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पर ये एनालिटिक होता है। तो ई की पावर जेड हमारा क्या है, एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। और यदि एक से ज़्यादा पॉइंटों को छोड़ता है ये कांस्टेंट होता। अब जैसे हम ले लें y इक्वल टू एक्स, इमेजरी पार्ट f इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ f, तो हमारा ये क्या होगा u इक्वल टू v। अब u हमारी मान लो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और v हमारा y एक्सिस है। तो u इक्वल टू v हमारा किस तरीके का, इस तरीके का। तो ये हमारे कुछ पॉइंट तो हमारी लाइन पर आएंगे, कुछ पॉइंट हमारी लाइन के बाहर भी तो आएंगे। तो इन पॉइंटों को ये छोड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंटों को छोड़ रहा है, तो यानी कि ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब बात करें हम बाउंडेड फंक्शन की, एफ जेड हमारा लेस देन वन। ये हमारा बाउंडेड है और ये हमारी किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। जैसे क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है तो ये सर्कल के बाहर बहुत सारे पॉइंट को ओमिट करेगा, तो इस वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इमेजरी एफ जेड लेस देन जीरो, इमेजरी जेड लेस देन जीरो का हमारा ये कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे मोड आ जाता तो ये हमारा क्या बन जाता, हाफ सर्कल बन जाता। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखनी है इक्वेशन। तो हमारा इमेजरी जेड लेस देन जीरो है एफ जी, तो हमारा फंक्शन एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे तो इसके सारे पॉइंट को कवर कर लेगा पर इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट को ओमिट कर देगा। तो हमें बेसिकली कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट में देखना क्या है, क्या फंक्शन कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसका हम ग्राफ बनाएंगे। उसके ग्राफ में यदि वो एक से ज़्यादा पॉइंटों को ओमिट कर रहा होगा, या उसका हम रेंज फंक्शन देख लेंगे। रेंज में यदि वो एक से ज़्यादा पॉइंटों को ओमिट कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा, तो वो कांस्टेंट है। और यदि एक ही पॉइंट या उस एक भी पॉइंट को ना छोड़ रहा हो तो हम नॉन कांस्टेंट होता है। यानी कि होता क्या है, हमारा ये कोई भी हमारा फंक्शन एक पॉइंट को ओमिट करता है तो उसे भी हम नॉन कांस्टेंट ले लेते हैं। हालांकि आइडियली हमें ये बोला जाता है कि हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन या इंटायर फंक्शन एक भी पॉइंट को ओमिट नहीं कर, लेकिन ये कभी कभी जनरली जैसे ई की पावर जेड है, कुछ फंक्शन हमारे एक पॉइंट को ओमिट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लेवलिस थ्योरम पे। लेवलिस थ्योरम भी हमारी इसी पे बताती है को कौन सा फंक्शन कांस्टेंट होगा, कौन सा नॉन कांस्टेंट होगा। तो हमारे लेवलिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, यदि कोई फंक्शन इंटायर है और अनबाउंडेड है, इंटायर प्लस अनबाउंडेड, तो मस्ट बी नॉन कांस्टेंट। और यदि कोई हमारा फंक्शन बाउंडेड आ जाए और इंटायर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमें क्या याद रखना है, यदि कोई हमारा फंक्शन इंटायर तो हमें चाहिएगा इंटायर के साथ साथ अनबाउंडेड है तो हमारा नॉन कांस्टेंट हो जाएगा, और इंटायर के साथ यदि हमारा फंक्शन बाउंडेड है तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जेड स्क्वायर। ये क्योंकि हमारे इंटायर फंक्शन है और अनबाउंडेड है तो ये मस्ट बी नॉन कांस्टेंट हो जाएंगे। और ये हमारा साइन जेड कोस जेड क्या होता है, हमारा आपस में बाउंडेड होता है किसी पर्टिकुलर, यदि हम इसकी रेंज देखें तो -1 से 1 के बीच में आते हैं, तो यानी कि ये बाउंडेड होते हैं। क्योंकि ये बाउंडेड होते हैं और इंटायर तो ये है ही साइन कोस के फंक्शन, इंटायर प्लस बाउंडेड हमारे, यानी कि ये क्या फंक्शन हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। ये कुछ हमारे पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ऑफ व्यू हम सी पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सी पार्ट में इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इन पॉइंटों से। इफ़ एफ जेड इज इंटायर, यदि एफ जेड हमारा क्या है, इंटायर है, और एम हमारा लेस देन जीरो, सच डैट एफ जेड हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एम,
ये किसकी हमारी इक्वेशन है, बाउंडेडनेस की। हमारा फंक्शन इंटायर है प्लस बाउंडेड है, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें एफ जेड हमारा इंटायर फंक्शन है, ठीक। एंड रेंज ऑफ एफ जेड कंटेन इन द कर्व, कि हमारा रेंज ऑफ एफ जेड जो है कर्व में कंटेन होता है। यदि हमारा रेंज ऑफ एफ जेड मान लो किसी कर्व पे कंटेन हो जाए, इस कर्व पर, तो इससे ऊपर नीचे काफ़ी पॉइंटों को छोड़ेगा, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंटों को छोड़ रहा है। यदि हमारा एफ जेड किसी पर्टिकुलर बस कर्व पर ही कंटेन कर रहा है, उसके आसपास नहीं कर रहा, तो नेबरहुड में नहीं कर रहा, एक तरीके से बोल सकते हैं, तो हमारा रेंज ऑफ एफ जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एक से ज़्यादा पॉइंटों को ओमिट करेगा, छोड़ेगा। अब एफ जेड, इफ एफ जेड इज अ इंटायर फंक्शन एंड रियल पार्ट ऑफ एफ जेड या इमेजरी पार्ट ऑफ एफ जेड बाउंडेड, देन फंक्शन हमारा बाउंडेड हो जाएगा, वो बाउंड फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, यदि हमारे किसी फंक्शन का रियल पार्ट या तो बाउंडेड आ जाए या इमेजरी पार्ट बाउंडेड आ जाए। अब क्योंकि बाउंडेड प्लस इंटायर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमारा ये फंक्शन है रियल पार्ट जेड लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि बाउंडेड, और एक्स हमारा यहाँ पे गिवन क्या है, हमारा रियल पार्ट इसका गिवन है एफ जेड का, नहीं जेड का। यहाँ पर हमारे रियल पार्ट गिवन थे, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, और यहाँ पे गिवन है रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड का, एफ जेड का मतलब क्या होता है, यू और वी, यू रियल पार्ट यू और इमेजिनरी पार्ट वी। बट जैसे हम रियल पार्ट ऑफ जेड की बात करते हैं तो हमारी बात आ जाती है एक्स और वाई की। एक्स रियल होता है, वाई इमेजिनरी होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या गिवन है कि एक्स ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है और कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर यदि हम z लें, तो इसका हम यदि मोड करें तो क्या आएगा, e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x को अलग ले लेंगे, e की पावर आई वाई को अलग ले लेंगे, क्योंकि e की पावर x तो e की पावर x रह जाएगा, और e की पावर आई वाई क्या बन जाएगा हमारा, कोस y प्लस आयोडा साइन वाई। अब यदि हम इसका मोड लेंगे तो रूट कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये e की पावर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x। अब e की पावर x में हमें x के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, x हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक। क्योंकि हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है x, यानी कि x हमारा यहाँ पर क्या बाउंडेड है, x बाउंडेड है और इंटायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो बेसिकली बात क्या है कि हम यदि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड बाउंडेड दे रखा है तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट कह देंगे उसे, ठीक। लेकिन हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड दे रखा है या इमेजरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन 0 दे रखा है, तो इस तरीके से हमें ब्रेक करना होगा। तो e की पावर x, और क्योंकि x के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उससे हम पता कर लेंगे कि ये कांस्टेंट होगा या नहीं। इफ एफ जेड हैज अनकाउंटेबल मैनी 0, यदि हमारा एफ जेड अनकाउंटेबली मैनी 0 रखता है, अनकाउंटेबल मैनी 0 का मतलब है क्या है, यदि एफ जेड हमारा काफ़ी सारे पॉइंटों पर 0 रखता है, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जिससे हमारी एफ जेड की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि एफ जेड हमारा क्या है, आइडेंटिकली 0। इसे हम आगे देखेंगे आइडेंटिकली 0 का मतलब क्या होता है। देन एफ मस्ट बी कॉन्स्टेंट। फिलहाल हमें याद रखना है, यदि हमारा एफ जेड अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट पर 0 है या फिर आइडेंटिकली 0 है तो हमारा एफ जेड हमारा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। आगे हम देखेंगे आइडेंटिकली 0 का मतलब है क्या जब हमारा टॉपिक आएगा। अब जैसे हमारा f इज अ नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, हमारा f क्या है, नॉन कांस्टेंट है और इंटायर फंक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमारा एफ जेड क्या, नॉन कांस्टेंट है और इंटायर है, तो यानी कि वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। तो हम अनबाउंडेड वाला पार्ट देखेंगे। सबसे पहले इसे देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड, जेड नहीं है एफ जेड है, तो हमारा u इक्वल टू वी हो जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन आ जाएगी, इसके ये मतलब y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। तो इसके ऊपर इस पॉइंट पर तो इसके पॉइंट आ जाएंगे, पर इससे ऊपर नीचे दो काफ़ी सारे पॉइंट छोड़ेगा, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट छोड़ेगा, तो हमारे कांस्टेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या दे रखा, नॉन कांस्टेंट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट हमारा लेस देन 0, यानी कि हमारा ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट ओमिट कर देगा एक से ज़्यादा, तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया, तो सी भी हमारा गलत हो गया। हम एफ जेड हमारा लेस देन 1, यानी कि एफ जेड हमारा क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। एफ जेड क्योंकि हमारा बाउंडेड दे रखा है, पर यहाँ पर हमारा एफ जेड क्या आना चाहिए, अनबाउंडेड। क्यों, क्योंकि इंटायर है प्लस नॉन कांस्टेंट, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, अनबाउंडेड होता है।
तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, या तो हम ये डायरेक्ट कहते हैं यही सही होगा, या हम कहते हैं कि ये हमारा एफ जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो क्या मतलब है कि एफ जेड हमारा नॉन कॉन्स्टेंट होगा। जीरो हमारा कॉन्स्टेंट होता है, तो हमारा एफ जेड कोई भी नॉन कॉन्स्टेंट होगा। तो क्योंकि हमारा एफ जेड नॉन कॉन्स्टेंट है और इंटायर है, तो हमारा अनबाउंडेड की कंडीशन को ही फुलफिल कर देगा। तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट क्या है हमारा, एफ बी अ इंटायर फंक्शन। एफ हमारा क्या है, इंटायर फंक्शन है। इफ रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या, बाउंडेड एफ जेड। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड हमारा क्या दे दिया यहाँ से, बाउंडेड। ठीक, देन अब हमारा इंटायर है फंक्शन प्लस रियल पार्ट हमारा एफ जेड बाउंडेड है, तो हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट। अब हमें ये तो रियल पार्ट हमारा बाउंडेड होने से हम ये तो बोल नहीं सकते कि इमेजिनरी पार्ट हमारा कांस्टेंट होगा, तो ये कंपलसरी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा फिलहाल में। अब बात करें एफ जेड इज कांस्टेंट, ये बात सही है। यदि हमारा रियल पार्ट ऑफ एफ जेड बाउंडेड है और फंक्शन इंटायर है, तो एफ जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यदि अनबाउंडेड होता तो हमारा नॉन कांस्टेंट हो जाता, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये क्या है, एफ जेड हमारा आइडेंटिकली जीरो। यदि हमारा फंक्शन कांस्टेंट है तो आइडेंटिकली जीरो के बराबर होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, हालांकि इस ऑप्शन में मुझे डाउट है। क्या डाउट है मुझे, कि हमारा यदि हमारा फंक्शन आइडेंटिकली जीरो होता है तो एफ जेड हमारा कांस्टेंट होता है, पर इसका कन्वर्स ट्रू होता है या नहीं, एक बार हम उसे भी चेक कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से फिलहाल के केस में ये राइट होगा। अब बात करें एफ डैश जेड इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, कि एफ जेड हमारा नॉन जीरो होगा। अब यदि हमारा फंक्शन कोई भी फंक्शन एफ जेड ले लें, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी डिजिट हो सकता है, 6 7 8, हमने मान लो 7 ले लिया। अब इसका हम एफ डैश करेंगे तो वो इक्वल टू जीरो आएगा। ये क्या बोल रहा है, नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से बी और सी हमारा राइट है। बी तो हमारा कन्फर्म राइट है, सी हम देखते हैं कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा जो हमने पीछे पढ़ा है। ये मैं आपको देख के नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पी जेड, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो CSIR ने दिसंबर 2017 में आया था। पी जेड हमारी एक पॉलीनॉर्मल है जिसकी वैल्यू क्या है, जेड की पावर n an-1, जेड की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट अप टू an-1 जो है घटता जा रहा है और जेड की पावर भी घटती जा रही है, तो ए नोट तक ये जा रहा है। वेयर a नोट a1 अप टू an-1 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट क्यू जेड हमारी एक पॉलीनॉर्मल है। ये किस तरीके के, 1 प्लस क्यू n-1 जेड प्लस डॉट 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 अप टू a नोट जेड एन। इफ पी जेड हमारा क्या है, बाउंडेड है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 है। फॉर ऑल जेड लेस देन इक्वल टू 1, देन हमें बताना है क्या। अब हमारा इसमें होगा क्या बेसिकली, क्योंकि पी जेड हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो पी जेड हमारा लेस देन इक्वल टू 1 जब ही हो सकता है कि यदि हमारी जेड की वैल्यू तो 1 हो जाए और इस सब की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमारी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो क्यू जेड में भी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से हमने यहाँ से निकाल ली, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि हमारा पी जेड हमारा बाउंडेड दे रखा है। अब क्योंकि ये हमारा 0 हो गया, तो क्यू जेड इक्वल टू तो हमारा क्या आ जाएगा, 1, यानी कि कांस्टेंट। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, पी जेड हमारा इक्वल टू क्या होगा, जेड की पावर n, और क्यू जेड हमारा क्या होगा, इक्वल टू कांस्टेंट पॉलीनॉर्मल। ठीक, और क्यू जेड हमारा, इसके अलावा पी जेड इज कांस्टेंट पॉलीनॉर्मल गलत है, क्योंकि पी जेड हमारा क्या आएगा, जेड की पावर n, और क्यू जेड हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल जेड। तो क्यू जेड बिल्कुल सही बात है, हमारा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। तो ये हमारा ABC राइट हो जाएगा, डी हमारा यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड लेवलिस थ्योरम। एक्सटेंडेड लेवलिस थ्योरम क्या बताती है कि कोई भी हमारा फंक्शन एटमोस्ट कितनी डिग्री रख सकता है। कि यदि हमारा कोई फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ए प्लस मोड जेड की पावर के है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू यहाँ पे मोड जेड की पावर है उतनी ही ज़्यादा डिग्री हो सकती है, इससे ज़्यादा डिग्री पॉसिबल नहीं है। इफ़ एफ जेड इज एंटायर फंक्शन एंड के बिलोंग टू एन हमारा कोई नेचुरल नंबर है एंड वी हैव एफ जेड हमारा इस तरीके का कोई फंक्शन है, देन एफ जेड इज अ पॉलीनॉर्मल ऑफ डिग्री एटमोस्ट के।
यानी कि k डिग्री की चाहे ज़्यादा पॉलीनॉर्मल हो सकती है। अब इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे वो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे हमारा एफ जेड इंटायर फंक्शन गिवन है, एफ जेड इक्वल टू हमारा लेस देन इक्वल टू अल्फा मोड जेड की क्यूब, यानी कि क्योंकि यहाँ पे मोड जेड की क्यूब है, मोड जेड की क्यूब का मतलब क्या है, इसके एटमोस्ट ज़्यादा 3 डिग्री हो सकती है, k की वैल्यू 3 है। एंड हमें एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है एफ जेड इक्वल टू एफ आयोडा जेड के। देन हमें ये ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम एफ जेड मान लेते हैं। एफ जेड क्या होगा, ए नोट ए वन जेड स्क्वायर, ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर, ए थ्री जेड क्यूब। ये हमारा एफ जेड हो जाएगा, क्योंकि एटमोस्ट हम 3 डिग्री का ले सकते हैं। अब एफ आयोडा जेड निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों को आपस में इक्वलेट करना है। तो जहाँ पर भी जेड है वहाँ पर आयोटा जेड पुट कर देंगे। तो ए नोट में तो जेड है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ए वन जेड में क्या आ जाएगा, आयोटा ए जेड, आयोटा मतलब आई इमेजिनरी। और यहाँ पर जैसे हम जेड स्क्वायर में आयोटा जेड रखेंगे तो ये हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर ए टू जेड स्क्वायर हो जाएगी हमारी यहाँ से। अब यदि इसमें हम रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि आई क्यूब बनेगा तो एक आई हमारा लेफ्ट रह जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -a क्यूब हमारा जेड की क्यूब इंटू आई। अब यदि हम, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू एफ आयोटा जेड दे रखा है, तो हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो ए नोट इक्वल टू ए नोट ये पॉसिबल है, तो ये सिचुएशन एक हो जाएगी। एक हमारा क्या आएगा, ए वन इक्वल टू आयोटा ए वन, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा इक्वल टू। ठीक, अब सेकंड हमारा क्या है, ए टू इक्वल टू माइनस का ए टू, ये हमारी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ए टू माइनस ए टू के पॉसिबल होते, यानी कि ये भी कट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, ए थ्री इक्वल टू माइनस का ए थ्री आई, क्या ये पॉसिबल है आपस में, बिल्कुल नहीं है इक्वेशन में, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो बेसिकली बचेगा क्या, ए नोट इक्वल टू हमारा ए नोट पॉसिबल है, तो हमारा एफ जेड किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू ए नोट में। अब ए नोट हमारा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कि ए की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारा क्या जो भी वैल्यू आ रही है, तो हमें ऑप्शन चेक करने हैं। एफ जेड इक्वल टू अल्फा जेड की क्यूब, क्या हमारा एफ जेड अल्फा जेड की क्यूब होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या रहा है, एफ जेड इक्वल टू ए नोट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एफ जेड हमारा कांस्टेंट सही है, एफ जेड हमारा कांस्टेंट होगा। एफ जेड ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉर्मल, क्या इसकी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉर्मल होगा, जबकि ये कांस्टेंट आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नो सच एफ जेड एग्जिस्ट, ये भी गलत है कि हमारा एफ जेड एग्जिस्ट तो करेगा पर वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हमारा बी पार्ट, बी ऑप्शन खाली सही होगा। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी थ्योरम। आइडेंटिटी थ्योरम बेसिकली हमारी होती क्या है, यदि हम थ्योरी में जाएंगे तो ये हो सकता है हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो मैं थ्योरी में ना ले जाके वो इसके स्टेप बताऊंगा। बेसिकली आइडेंटिटी थ्योरम होती क्या है कि कोई भी हमारा फंक्शन एफ जेड है जो कि इंटायर है, वो किसी डोमेन डी में किस किस पॉइंटों पे 0 बनना है, उस पॉइंट का सेट बनाएंगे। मान लो वो सेट एस है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या करा, एफ जेड हमारा कोई भी इंटायर फंक्शन लिया, किसी डोमेन डी के अंदर जो हमारा एफ जेड इंटायर है, उसमें जो जो हमारे एफ जेड को फंक्शन को 0 बना रहे हैं उनका एक सेट बनाया, उसे हमने क्या कह दिया, एस। और जो एस जो हमारा 0 का सेट बना है उसका हमने लिमिट पॉइंट निकाला, यानी कि उसके लिमिट पॉइंटों का सेट निकाला, यानी कि उसका हमने ड्राइव सेट निकाला। यदि हमने किसी इंटायर फंक्शन के 0s के सेट का ड्राइव सेट निकाला, और वो जो ड्राइव सेट आए यदि वो हमारा किस में कंटेन कर जाए, इस डोमेन डी में कंटेन कर जाए, देन हमारा एफ जेड क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0। थ्योरम क्या है हमारा कि एफ जेड कोई भी हमारा एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में, हमने एफ जेड के 0s का सेट निकाला जिसे हमने एस से डिनोट कर दिया, और एस जो हमारा 0s का सेट बना है उसका हमने ड्राइव सेट निकाला, यानी कि उसके लिमिट पॉइंटों का सेट निकाला। अब वो उसके लिमिट पॉइंटों का सेट यदि हमारे इसी रीजन में डी में आ जाए, जो हमारे फंक्शन को जिस रीजन में हमारा फंक्शन एनालिटिक हो रहा है, तो हमारा एफ जेड क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 है। तो हम इससे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे किस तरीके से आए। एफ बी द एनालिटिक फंक्शन ऑन मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, देन एफ इज कॉन्स्टेंट। हमारा क्या होगा, एफ हमारा कांस्टेंट होगा। यदि हमारा एफ
हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एफ हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन दिस में, ये हमें डोमेन गिवन है। देन हमारा एफ हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों हो रहा है, इंटायर है प्लस बाउंडेड है तो कांस्टेंट ही होता है। अब हमें ये देखना है कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होंगे, क्योंकि ये हमारा हमें क्या दे रखा है, बेसिकली एस दे रखा है जीरोस का सेट, 1/n जेड जेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्योंकि एस इक्वल टू 1/n है फर्स्ट ऑप्शन में, इसके जीरोस का सेट का लिमिट पॉइंट निकालेंगे। लिमिट पॉइंट क्योंकि 1/n की फॉर्म में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, 1/n की वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 हमारा इसमें सेट में डोमेन में एग्जिस्ट करता है। मोड जेड हमारा लेस देन 1 का हमारा मतलब क्या, 1 से 1 के बीच में होगी वैल्यू, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आइडेंटिकली 0 होगा। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू हमारा क्या है 0, क्योंकि एफ जेड इक्वल टू 0 है। यदि हमारा एफ जेड हमारा आइडेंटिकली 0 है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये आइडेंटिकली 0 है, तो हम जेड को 1/n पुट कर लेते हैं। हम सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिकली थ्योरम में देखेंगे, क्योंकि इसका 1/n पुट कर लेंगे, सेट ऑफ जीरोस का सेट हो जाएगा। अगेन इसे n टेंड टू इन्फिनिटी पे इसके लिमिट पॉइंट निकालेंगे, वो 0 आ जाएगा। और 0 हमारा मोड जेड इक्वल टू 1/2 के डोमेन में आ जाएगा। 1/2 -1/2 1/2 होता है इसका डोमेन, तो इसके डोमेन में आ जाएगा क्योंकि, तो ये हमारा एफ जेड इक्वल टू आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। अब बात करें अगेन इसकी, एफ इक्वल टू एफ 1/n², इसका भी एस का जो सेट है 1/n², ये हमारा सेट ऑफ जीरोस का सेट का यदि n टेंड टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगी। वो 0 क्योंकि डोमेन में आ जाएगा तो ये भी हमारा हो जाएगा। एफ जेड इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0 का मतलब है हमारा 1/n, हमारा इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे। अगेन ये हमारा -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, इसके डोमेन में आ जाएगा, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन राइट होंगे। ये हमारे CSI नेट जून 2019 में आया था। ठीक, अब बात करें हम सेकंड टाइप ऑफ आइडेंटिकली थ्योरम। सेकंड टाइप ऑफ आइडेंटिकली थ्योरम क्या बताती है कि हम क्या किसी फंक्शन को, जैसे हमें कोई भी फंक्शन गिवन है ये f 1/n² इक्वल टू 1/n, कि क्या इसे हम ये f 1/n इक्वल टू f 1/n², जैसे हमारा ये कोई फंक्शन गिवन है, क्या इसे हम इस तरीके फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू z² की फॉर्म में। ये हम तभी लिख सकते हैं यदि इसका सेट ऑफ जीरोस 1/n का सेट ऑफ जीरोस हमारा इसके डोमेन में एफ जेड के डोमेन में आ जाए, तो हम इसे आइडेंटिकल थ्योरम से हम क्या लिख देंगे, एफ जेड इक्वल टू z²। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा फंक्शन क्या है, 1/n इक्वल टू 1/n², सेट ऑफ जीरोस का सेट लिया 1/n, n टेंड टू इन्फिनिटी पे इसका ड्राइव सेट निकाला, वो क्या आ गया 0। अब 0 हमारा इसमें कंटेन करेगा जो हमारा ये डोमेन है मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, इसमें क्योंकि हमारा जीरोस कंटेन कर रहा है तो हमारा हम सिंपली यहाँ पर करेंगे क्या, जेड की जगह 1/n पुट कर देंगे। जो भी हमारा फंक्शन है जेड की जगह 1/n पुट कर देंगे, और जो भी हमारा फंक्शन आएगा वो इक्वल आ जाएगा। आएगा कब, सिंपली जब हमारा सेट ऑफ जीरोस का सेट का यदि हम लिमिट पॉइंट निकालें और वो हमारे किस में आ जाए, डोमेन में आ जाए, तभी हमारा ऐसा पॉसिबल है कि हम 1/n को जेड पुट कर सकें और फंक्शन निकाल सकें कि हमारा फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा। अब इसका काउंटर हमारा कंट्राडिक्शन भी सामने है, जैसे क्या है, एफ जेड हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है मोड जेड लेस देन 1 में, और हमारा फंक्शन क्या दे रखा है 2 - 1/n इक्वल टू 2 - 1/n²। क्या पॉसिबल है, यानी कि हम इसे एफ जेड को इक्वल टू z² लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का सेट देखेंगे क्या आएगा, s इक्वल टू 2 - 1/n है, तो हमारा s डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, n टेंड टू इन्फिनिटी पे इक्वल टू 2। अब क्योंकि 2 हमारा बिलोंग नहीं करता किस में, मोड जेड हमारा लेस देन 1 में, इससे बाहर चला जाएगा, तो हम इसे एफ जेड इक्वल टू z² की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या सिंपली हम क्या बोलते हैं 1/n, हम इसे 2 - z इक्वल टू 2 - z का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/n की जगह तो z पुट करते हैं हम। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से इक्वल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे इसके डोमेन में नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा C टू C हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन एक इंटायर फंक्शन है, 1/n इक्वल टू 1/n² है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना है कौन कौन सी ट्रू होगा। सबसे सेट ऑफ जीरोस का सेट 1/n है,
लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पर 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 है और ये 0 है और ये हमारा इसका डोमेन जो है सी, इसमें लाई कर रही है। सी में तो हालांकि सभी लाई करता, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/n को 1/n इक्वल टू जेड पुट कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इसमें हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके डोमेन में लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, गलत है क्योंकि हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सच फंक्शन एफ इज़ नॉट यूनिक, एफ हमारा यूनिक होगा, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा, इसके अलावा नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर ये सही है। एफ नीड नॉट बी पॉलीनॉर्मल, जबकि हमारी जेड स्क्वायर क्या होती है, पॉलीनॉर्मल होती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। लेट हमारा डी हमारा एक डोमेन गिवन है, जेड बिलोंग टू सी, हमारा मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि एक यूनिट डिस्क में ये डिफाइन है। यूनिट डिस्क का मतलब ये होता है मोड जेड लेस देन 1 हमारा। लेट एफ डी टू सी हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि डोमेन क्या है डी और रेंज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डोमेन को ही हम देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन डोमेन में लाई करेगा, जब भी हम उसे क्या बोलते थे, एफ जेड इक्वल टू हमारा, यानी कि जेड इक्वल टू 1/n जब भी पुट कर पाते हैं, तो यहाँ से वही देखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है, 1/n इक्वल टू 2n अपॉन 3n प्लस 1। तो हम इसका सेट ऑफ जीरोस का सेट निकालेंगे, तो यह s इक्वल टू 1/n है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर 1/n की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि हमारा ये 0 इस डोमेन में मोड जेड लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 में हमारा लाई करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/n को इक्वल टू हम जेड पुट कर पाएंगे यहाँ से, या हम ये बोल दे जेड इक्वल टू 1/n भी पुट कर सकते हैं। ठीक, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, जो n है, यहाँ पे जो हमारा n है इसे 1/z पुट कर देंगे। ये तो हमने एक ही लिख दिया, या हम लिख दें n को 1/z पुट कर सकते हैं। यदि 1/n इक्वल टू जेड है तो z इक्वल टू भी तो n इक्वल टू भी तो 1/z हो सकता है हमारा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका कुछ वैल्यू निकालने के लिए करेंगे, वो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। n की जगह 1/z पुट करा, ऊपर 3 इंटू 1/z प्लस 1, इसे सोल्व करा 2/z अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 2 अपॉन 3 प्लस जेड। ठीक, ये हमारा फंक्शन आ गया एफ जेड इक्वल टू, एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन 3 प्लस जेड। ठीक, अब क्योंकि हमें यहाँ पे इसका यदि पोल निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये पोल रख रहा है हमारा, तो जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि जेड इक्वल टू -3 पे एक इसका सिंपल पोल होगा, एक पोल। अब क्योंकि पोल वो एक ही ऑर्डर का है, तो यानी कि सिंपल पोल होगा। तो f0 इक्वल टू 2/3। अब जेड की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 0 रख दें तो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, बजाय नहीं 0 नहीं होगा, या 2 है, ये जेड। तो हम यदि f की वैल्यू, जेड की वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो f0 हमारा क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 3 प्लस 0, यानी कि 2 अपॉन 3। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। f हैज सिंपल पोल एट z इक्वल टू -3, बिल्कुल सही बात है, f हैज सिंपल पोल। f3 की वैल्यू इक्वल टू 1/3 है, तो f3 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो f3 में क्या होगा, z की जगह 3 पुट कर देंगे, 2 अपॉन 3 प्लस 3, यानी कि आ जाएगा 2 अपॉन 6, यानी कि 1/3। ये भी ऑप्शन सही है, नो सच f एग्जिस्ट, जबकि f हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, f z हमारा क्या है, 2 अपॉन 3 प्लस z, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिकली थ्योरम पर हमारे कुछ क्वेश्चन बने हैं जिन्हें हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन होगा मैरोमॉर्फिक फंक्शन, और पिकार्ड थ्योरम पे कुछ हम टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।